टेक की दुनिया में है ना, आजकल कुछ बहुत ही दिलचस्प चल रहा है। मतलब एक ऐसी कंपनी सोचिए जिसे लगा था कि अमेरिकी बैन के बाद शायद वो टिक नहीं पाएगी। वो ना सिर्फ वापस आई है, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स ला रही हैं जो मतलब सिलिकॉन वाली को भी चौंका रहे हैं। बिल्कुल। आप हुआवे की बात कर रहे हैं ना? ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल आज़ादी का ऐलान है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और वो फोल्डेबल डिवाइस कमाल के हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ है एप्पल, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक। लेकिन चीन, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि हुआवे कैसे कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन के फ्यूचर को बदल रहा है। और एप्पल क्यों इस बदलते माहौल में थोड़ा संघर्ष कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल टेक के भविष्य की दिशा तय कर रही है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी जानकारी भरी चर्चाएं मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जियो हिंद। अच्छा, तो शुरुआत हुआवे से करते हैं। सबसे बड़ा धमाका तो शायद तब हुआ जब 2025 में विंडोज लाइसेंस वाली बात आई। हाँ, और हुआवे ने अपना ओएस लॉन्च कर दिया, हारमोनिया OS 5। और सिर्फ ओएस नहीं, उस पे चलने वाला वो क्रांतिकारी लैपटॉप मेटबुक फोल्ड। ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे मतलब 5 साल की मेहनत है। 10,000 से ज्यादा इंजीनियर, 2,700 से ज्यादा कोर पैटर्न्स। ये सिर्फ विंडोज का एक ऑप्शन नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने का बिल्कुल नया तरीका है। और वो मेटबुक फोल्ड डिवाइस भी कमाल का है। बंद करो तो स्मार्टफोन जितना पतला। हाँ, और खोलो तो पूरी 18 इंच की OLED डिस्प्ले। क्वालिटी भी ऐसी कि प्रोफेशनल मॉनिटर्स को टक्कर दे। जबरदस्त। हार्डवेयर तो है ही, पर मुझे लगता है असली गेम चेंजर सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम है। हार्मनी OS 5 पर देखो, लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में 150 से ज्यादा ऐप्स आ गए थे। और साल के आखिर तक 2000 का टारगेट था शायद। हाँ, और उनकी AI असिस्टेंट सीलिया, वो भी काफी पावरफुल है। सुना है 2 घंटे की मीटिंग के नोट्स को मिनटों में प्रेजेंटेशन बना सकती है। कमाल है। फिर आया मेटबुक प्रो, 32 GB रैम, 2 TB स्टोरेज। ये तो सीधा मैकबुक प्रो और डेल XPS वालों के लिए चैलेंज है। बिल्कुल, लेकिन इसकी असली ताकत मेरे हिसाब से हुआवे के अपने इकोसिस्टम में है। जैसे फाइल्स का ट्रांसफर डिवाइस के बीच कितना आसान है। हाँ, फोन से लैपटॉप पर फाइल भेजो, कॉल्स लैपटॉप पर ले लो, स्क्रीन वायरलेसली एक्सटेंड कर लो, सब एकदम सीमलेस। फिर सितंबर में वो फोन आया, मेट XT's अल्टीमेट। ओहो, वो 3 बार फोल्ड होने वाला फोन। हाँ, जिससे 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती है। सोचिए, स्मार्टफोन पर इतनी बड़ी फोल्डेबल डिस्प्ले, अब तक की सबसे बड़ी। ये तो मोबाइल कंप्यूटिंग की हदें तोड़ रहा है। और इसके अंदर जो चिप है, किरिन 9020। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हुआवे ने चीनी कंपनी स्मिक के साथ मिलकर 7nm प्रोसेस पर बनाया है। 7nm? ये टेक्नोलॉजी बनाना आसान नहीं है, खासकर 2019 के अमेरिकी बैन के बाद। बिल्कुल, ये हुआवे की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। परफॉर्मेंस में भी ये पिछली चिप से करीब 36% बेहतर है। 12 कोर CPU, इंटीग्रेटेड 5G, सब कुछ है। तो ये सिर्फ बराबरी करना नहीं है, ये दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी में और भी रास्ते बन सकते हैं, अमेरिका के दबदबे के बाहर भी। सही बात है। इनोवेशन प्रतिबंधों से रुकता नहीं। और मेट XT's अल्टीमेट का डिजाइन भी देखिए। वो नया सैंड गोल्ड फ्रेम और रंग कितने अच्छे हैं। हिबिस्कस पर्पल, प्योर वाइट। और पतला कितना है, सबसे पतली जगह पर सिर्फ 3.6 mm। सॉफ्टवेयर भी पीछे नहीं है। हार्मनी OS 5.1 इसमें PC जैसा एक्सपीरियंस देता है। आप ऐप्स की विंडोज को कहीं भी रख सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह। और प्रोफेशनल ऐप्स जैसे विंड फाइनेंशियल टर्मिनल, WPS ऑफिस, इनका इंटीग्रेशन भी गहरा है। हाँ, और वो M Pen 3 स्टाइलिस, प्रोडक्टिविटी के लिए कमाल की चीज। ये मोबाइल और डेस्कटॉप के बीच की जो लाइन है ना, उसे धुंधला कर रहा है। हवाई ने वो अल्टीमेट ब्रांड लोगो भी लॉन्च किया है। लगता है लग्जरी टेक मार्केट में बड़े प्लान्स हैं। हाँ, उनके ब्रांड एम्बेसडर एंडी लाउ ने कहा भी था, असाधारण का मतलब है साधारण को अद्भुत बनाना। ये बात हुआवे पर फिट बैठती है। इन सब नए प्रोडक्ट्स का असर भी दिखने लगा है ना?
सप्लाई चेन पर। बिल्कुल, खास कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ गई है। शेंजन के बाजारों में हार्मनी ओएस वाली एक्सेसरीज की कमी की खबरें आ रही हैं। और यूनिवर्सिटीज में भी डेवलपर्स नए तरह के एप्स बना रहे हैं जो शायद पहले मुमकिन नहीं थे। हाँ, जैसे सिंघवा यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है। और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। 2026 तक डोंगवॉन फैसिलिटीज में सालाना 5 मिलियन यूनिट बनाने का प्लान है। ये फैक्ट्रियां भी तो हाईटेक हैं। सुना है फोल्डेबल डिस्प्ले के 200 से ज्यादा टेस्ट होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन कैसा है इसकर? मिला जुला सा है। यूरोपियन यूनियन इसे देखकर सोच रहा है कि क्या उन्हें भी डिजिटल सॉवरेंटी, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया में डेवलपर्स लोकल एप्स बना रहे हैं। हाँ, लेकिन पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, डेटा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कुछ ने तो बैन भी लगाया हुआ है। हुआवे का इस पर क्या जवाब है? उन्होंने जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाया है। मतलब सिस्टम में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं, हर एक्सेस पर कड़ी वेरिफिकेशन। ये बैंकिंग जैसे सेक्टर को आकर्षित कर रहा है। अच्छा, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का समर्थन? हाँ, वो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैसे ध्रुवीकरण हो रहा है। तो कुल मिलाकर हुआवे अब सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं, बल्कि एक पूरा इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना रहा है। बिल्कुल, ये जानकारी काफी दिलचस्प है। अगर आपको भी इस तरह का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो एक बार फिर याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं। एप्पल की तरफ चलते हैं। उनके लिए चीन में हालात थोड़े मुश्किल होते दिख रहे हैं। हाँ, एप्पल की तो पूरी कहानी ही चीन पर टिकी हुई है। लगभग 90% प्रोडक्ट्स चीन में असेंबल होते हैं। और सिर्फ असेंबली नहीं, बहुत सारे जरूरी पार्ट्स भी चीनी सप्लायर्स से ही आते हैं। ये निर्भरता दशकों पुरानी है। इसकी शुरुआत तो स्टीव जॉब्स के टाइम में हुई थी 90s के दशक में। लागत कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चीन ले गए थे। हाँ, जो उस वक्त एक स्मार्ट मूव लगा था, आज वही एक बड़ी वल्नरेबिलिटी बन गया है। फॉक्सकॉन का वो जेंगजो प्लांट, आईफोन सिटी, वो इसी का प्रतीक है। लाखों लोग वहां सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रहते और काम करते हैं। लेकिन अब पेंच ये है, जैसा आपने कहा, कि ये सप्लायर्स सिर्फ असेंबली नहीं कर रहे, वो इनोवेशन भी कर रहे हैं। जैसे BOE टेक्नोलॉजी, हाँ, जो आजकल पेंटागन की जांच के दायरे में भी है। बिल्कुल, वो सिर्फ स्क्रीन सप्लाई नहीं कर रही, वो भविष्य के आईफोन्स के लिए नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। तो कल का सप्लायर आज का पार्टनर है और शायद कल का कॉम्पिटिटर भी। ये निर्भरता तब तक ठीक थी जब तक जियोपॉलिटिक्स शांत थी, लेकिन अब अमेरिका चीन तनाव। हाँ, उसने सब बदल दिया। 2024 में US ITC का वो फैसला आया कि BOE ने सैमसंग की OLED टेक्नोलॉजी चुराई है। फिर टैरिफ का खतरा। अगर अमेरिका में एप्पल प्रोडक्ट्स पर 25% ड्यूटी लगती तो क्या होता? अंदाजा था कि सिर्फ 10% प्रोडक्शन अमेरिका शिफ्ट करने में ही 3 साल और $30 बिलियन लग जाते, और तब मेड इन अमेरिका आईफोन शायद $3500 का होता। बाप रे। और मुश्किलें सिर्फ वॉशिंगटन से नहीं आ रही। बीजिंग ने भी टेक कंपनियों पर शिकंजा कसा है, खासकर AI को लेकर। हाँ, नए नियमों के चलते एप्पल को चीन में बिकने वाले आईफोन्स में चीनी AI इंटीग्रेट करना पड़ा, अलीबाबा के साथ पार्टनरशिप में। ये एप्पल के लिए अपने प्रोडक्ट पर कंट्रोल खोने जैसा है। इसका असर मार्केट शेयर पर तुरंत दिखाना। चीन के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में हिस्सेदारी 70% से घटकर 47% रह गई, सिर्फ 2 साल में। बिल्कुल। और उधर हुआवे, जिसे अमेरिकी प्रतिबंधों ने कमजोर कर दिया था, वो जोरदार वापसी कर रहा है। और चीन के युवा उपभोक्ता अब वो एप्पल को शायद थोड़ा आउट ऑफ टच विदेशी ब्रांड मानने लगे हैं। एप्पल ने कोशिश की सद्भावना खरीदने की। वो चीन के पावर ग्रिड के लिए $99 मिलियन का क्लीन एनर्जी फंड दिया। शंघाई और शिंजन में बड़े R&D सेंटर्स खोले, हजारों लोकल इंजीनियर्स को हायर किया। हाँ, लेकिन ये कदम दिखाते हैं कि एप्पल अब शर्तें तय करने की स्थिति में नहीं है। उसे बीजिंग की गुडविल बनाए रखने के लिए एक तरह से ट्रिब्यूट देना पड़ रहा है। और संकट तो मार्च 2025 में और गहरा गया, जब चीनी आईफोन बिक्री में 18% गिरावट आई। $12 बिलियन का रेवेन्यू लॉस। वॉल स्ट्रीट हिल गया था। साफ हो गया कि एप्पल चीन को खो रहा है। इससे निपटने के लिए वो प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस लाए हैं। 5 साल में $140 बिलियन का निवेश, ताकि चीनी सप्लाई चेन पर निर्भरता 90% से घटाकर 60% की जा सके। लेकिन ये भी मानना है कि 2030 के दशक तक भी चीन पर काफी निर्भरता बनी रहेगी। पूरी तरह निकलना शायद मुमकिन ही नहीं है। और ये निर्भरता कितनी गहरी है,
इसका अंदाजा BOE के CEO के उस बयान से लगता है। हाँ, कि वो एप्पल को जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उससे 2 पीढ़ी आगे की तकनीक पर काम कर रहे हैं। सीधा संदेश था, अब चीनी सप्लायर्स सिलिकॉन वैली को फॉलो नहीं कर रहे, वो इनोवेशन ड्राइव कर रहे हैं। और दूसरे सप्लायर जैसे सैमसंग या LG वो भी पूरी तरह मदद नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि वो खुद भी चीनी कच्चे माल और कुछ हद तक इंजीनियर्स पर निर्भर हैं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी उलझी हुई है कि मेड इन चाइना हर लेयर में है। एप्पल के सामने वो 2400 से ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट्स का सवाल है जो सिर्फ चीनी सप्लायर से आते हैं। हाँ, अगर सिर्फ 5 बड़े सप्लायर सप्लाई रोक दे तो ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन 8 महीने तक रुक सकता है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। और गिरावट सिर्फ आईफोन तक नहीं है। एयरपॉड्स की बिक्री 23% गिरी। एप्पल वॉच को शाओमी जैसे लोकल ब्रांड से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो शायद स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों को बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। ऊपर से वो बाय चाइनीज अभियान जिन्हें सरकारी मीडिया से भी हवा मिल रही है। तो ये एक अजीब विडंबना है। एप्पल ने जिस इकोसिस्टम को बनाने में मदद की वही अब उसे निगलने का खतरा पैदा कर रहा है। हाँ, वो एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया है। चीन छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा निर्भर और चीन में रहने के लिए खतरा बहुत ज्यादा। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक तरफ हुआवे है जो प्रतिबंधों के बावजूद तकनीकी आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हाँ, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखते हुए। और दूसरी तरफ एप्पल है जो अपनी सफलता के मुख्य स्रोत चीन में ही अपनी निर्भरता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। ये सिर्फ 2 कंपनियों की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिक्स और इनोवेशन के भविष्य की एक झलक है। यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम 2 समानांतर तकनीकी दुनियाओं का उदय देख रहे हैं, एक पश्चिमी नेतृत्व वाली और दूसरी चीनी? और इसका हम जैसे उपभोक्ताओं, व्यवसायों और वैश्विक स्थिरता के लिए क्या मतलब होगा, ये सोचने वाली बात है। इस पर दर्शकों की क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको एक गहन विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। जय हिंद।